नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है गुप्त काल। यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे RO, ARO, SSC GD, दिल्ली पुलिस या आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और गुप्त काल से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस टॉपिक में करवाएंगे टॉप 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, जो आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था जो गुप्त काल के शासनकाल के दौरान था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? इसका आंसर है संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी दो विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? भारत का नेपोलियन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था V.A. स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? इसका आंसर है गुप्त काल से अजंता कलाकृतियाँ संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या है? उसका क्या नाम है? इसका आंसर है नालंदा। उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम से देखिए आ चुका है। इसका आंसर है एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहते हैं?
यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है गुप्त काल को गोल्डन एज या भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर फाहियान चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका आंसर है वाकाटक। वाकाटक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर है बोध गया। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर है विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चतुर्थ सदी। चतुर्थ सदी में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, फाहियान और ह्वेनसांग ने किन राज्यों को देखा था क्रमशः? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन क्रमशः। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्य को देखा था। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी कौन थे? इसका आंसर है धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है राजतंत्रात्मक। गुप्त शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल का स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? इसका आंसर है 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे?
इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमरकोश के लेखक अमर सिंह। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति लेखक का अभिलेख का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका आंसर है गुप्त काल में हुआ था धमेख स्तूप का निर्माण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दिनार। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कालिदास। कालिदास कुमार संभव महाकाव्य के लेखक थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? इसका आंसर है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका आंसर गुप्त काल में उपज का 6ठा भाग भू राजस्व की दर थी। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका आंसर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर है प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका आंसर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसका आंसर है जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के सरीखी
जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? इसका आंसर है बाघ धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया? इसका आंसर है 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका आंसर है गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुमोदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बयाना, भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? इसका आंसर ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर है उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध कलाकृतियों में होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसका आंसर है गुप्त युग। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली गुप्त युग के आविष्कार का श्रेय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका आंसर है सत्ता का नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये इसका पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर समुद्रगुप्त ने खुद को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था अपने सिक्कों पर। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका आंसर है चिकित्सा से। नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है रामगुप्त।
तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया? इसका आंसर है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था। अगला प्रश्न है, सर्व राजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला राजा की उपाधि किसने धारण किया था? यह एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्व राजोच्छेता की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम उन्मूलन किसने किया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम उन्मूलन कर दिया। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा उसकी मरम्मत पहली बार शक राजा रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका आंसर है स्कंदगुप्त ने दूसरी बार सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। अगला प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध किससे था? इसका आंसर मिहिर कुल का संबंध हूणों से था। अगला प्रश्न, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? इसका आंसर है मौखरी। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उसकी जंग रोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। तो ये था दोस्तों 75+ मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस गुप्त काल के। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके पाते रहने के लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, हिस्ट्री के सेट्स, ज्योग्राफी के सेट्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिसी के सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।